ये देखो मैं क्या लेकर आ गई, कपूर। और कपूर को अब हम जलाते हैं तो धीरे धीरे ये एवापोरेट होने लगता है, राइट। आप लोग ट्राई मत करना, मैं डबल साइडेड टेप पर लेकर आई हूँ। धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और इसको मैं वापस ला भी नहीं सकती। कैसे? क्योंकि कपूर जो है वो स्टीम में बदल गया, इवेपोरेट हो गया। और ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम जल्दी से सारे ही सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मैं भी यहाँ पे कपूर लेकर आई, ऐसा हम कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हैं, उसको किसी से कंबाइन करा सकते हैं, हीट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसे प्रोडक्ट में बदल देते हैं। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो केमिकल रिएक्शन को हम लैंग्वेज में, जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इसी के ही सिंबल को लिख देती हूँ Mg प्लस O2, तो बन जाएगा 2MgO। इसको मैं बोलूंगी इक्वेशन। तो जब हम वर्ड में बोलते हैं तो बनती है रिएक्शन, और जब हम सिंबल में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। The substance that take part in a chemical reaction is called reactant. इसे हम क्या बोलेंगे? reactant. And the substance, जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हुआ है, that formed in a chemical reaction is called product. आसान है बहुत। जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं वो रिएक्टेंट, और जिससे हम न्यू फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबल्स में या फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना, इसी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक representation of a chemical reaction using symbols and formulae of the substances involved. So for a chemical equation to be complete, it must be a balanced, meaning the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of the atoms to that of the element on the product side. जल्दी से जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब जो भी आप रिएक्टेंट में सब्सटेंस को ले रहे हैं और जो सब्सटेंस प्रोडक्ट में बन रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि बैलेंस होने चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, जैसे आप देख रहे हो एक रिएक्शन मैंने करके दिखाई हुई है Mg वाली, मैंने आपने देखा ना, मैंने 2Mg लिया है, O2 लिया है, फिर देन 2MgO लिया है। इसका मतलब है टोटली बैलेंस्ड है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए मैंने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है। आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा वाइगस रिएक्शन होती है और बनेगा क्या? सोडियम ऑक्साइड। अगर मैं देखती हूँ मेरा जो फॉर्मूला है Na2O का, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आ रहे हैं और मैंने तो यहाँ 1 लिया है, इसका मतलब मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना होगा? 2। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2 है, बट ऑक्सीजन तो मेरे यहाँ पर एक ही है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ओवरऑल क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड में इसे फिर से लिख देती हूँ, 2Na2O। बट अब मैं देखती हूँ तो मेरा सोडियम बढ़ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना आएगा एट लास्ट में? 4। 4Na, 2 2 जा 4Na, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है। रिएक्शन जो भी प्रोसेस के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। किसी भी रिएक्टेंट को अगर मैं प्रोडक्ट में बदल देती हूँ, है ना, किसी भी केमिकल चेंज के दौरान एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलती हूँ, उसे मैं कहती हूँ केमिकल रिएक्शन। और जिसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देती हूँ उसे मैं कहती हूँ केमिकल इक्वेशन। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये हो गई कि इक्वेशन को बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जस्ट अभी अभी मैंने बताया आपको, जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में सब्सटेंस होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप जानते हैं एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो वैसे ही जो रिएक्टेंट है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैं बात करती हूँ Mg प्लस O2, MgO फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो MgO जब फॉर्म हुआ तो रिएक्टेंट में कितना Mg है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो मुझे अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में चाहिए होगा, तो मुझे लगाना होगा 2।
अब मेरे पास 2 mg हो गया, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। अब देखते हैं रिएक्टेंट में कितने mg है, 2, प्रोडक्ट में कितने mg है, 2, कितने ऑक्सीजन है, 2, कितने ऑक्सीजन है, 2। कितना आसान है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन where the number of atoms for each element is identical for both the reactant and the products. नंबर क्या बोला इन्होंने, where the number of atoms, एटम्स का जो नंबर है चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। अगर मैंने बोला 2 मैग्नीशियम इधर है तो 2 मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मैंने बोला अगर 4 ऑक्सीजन है मान लीजिए, तो 4 ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर भी बैलेंस करने होंगे। इसीलिए अब रीजन आता है क्यों हमें सेटिस्फाई करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा जाता है that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, राइट? तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट neither be created nor be destroyed। सेम आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऐड करके दे दिया, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए थोड़ा पेज खाली यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे करेंगे। आपको जैसे मैंने दिया है सोडियम और मैंने दिया है यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ बन गया हमारे पास Na2O, राइट? सबसे पहले जो बैलेंस करना है आपको, आप किसी मेटल को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। पहले इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट? तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ये गलती नहीं करनी। इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पर 2 लगाया है तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया है, अभी कुछ और बन गया, राइट? तो पहली बात तो आप ये समझ लिए, ये कोफिशिएंट होते हैं हमेशा। आपको चेंजेस जो करने हैं वो आगे की साइड करने हैं, पीछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इसे आप सेपरेट जोन में रख दीजिए, आप इसे नहीं छू सकते। अब इसके आगे ऐड करना होगा, तो इसका मतलब है कितने ऑक्सीजन थे, 2, मैंने 2 ऑक्सीजन कर दिए। अब जब 2 ऑक्सीजन मैंने कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 2 Na और 2 2 जा 4, ये मिलकर कितने बन जाएंगे, 4 Na बन जाएंगे, और मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगी। कितना तो आसान है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले देखो कोई मेटल या नॉन मेटल है, उनमें से किसी एक को बैलेंस करो, राइट? फिर आप देखो ऑक्सीजन, फिर आप देखो हाइड्रोजन। इस ट्रिक से अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम करते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन प्लस ऑक्सीजन से, राइट? एक एल्यूमिनियम वाली ले लेते हैं, और इसको मैं लिखती हूँ Al2O3, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अभी सिखाऊंगी कैसे बनते हैं, अगर आप भूल गए तो Al2O3। आपने देखा एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने 1 है, राइट? आपने देखा 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने 3, तो यहाँ तो ऑड नंबर आ रहा है। ऑड को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा। अगर मैं मान लीजिए 2 3 जा 6 कर देती हूँ, इसको मैं कितना करती हूँ, 2 3 जा 6, तो टोटल यहाँ पर कितने होंगे, 6 ऑक्सीजन। अभी यहाँ कितने हैं, 2। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 3 2 जा 6, फिर से कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे इधर भी, राइट? अब आप देखिए एल्यूमिनियम कितने हो रहे हैं, 2 2 जा 4, लगा दीजिए भाई 4 एल्यूमिनियम। कितना तो आसान है। मैंने आपको बताया पहले या तो मेटल या नॉन मेटल को सेटिस्फाई करो, तो हमने यहाँ पे किसको किया है, नॉन मेटल को किया, ऑक्सीजन को किया। उसके बाद मैंने आपको वैसे भी ऑक्सीजन बताया हुआ है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद मैंने किसको कर लिया, मेटल को कर लिया। चलिए और भी रिएक्शन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास और रिएक्शन दी हुई है। अच्छा चलो CO2 वाली करते हैं, CO2 प्लस H2O, है ना, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2, राइट? इसको बैलेंस करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कार्बन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, राइट? अगर मुझे इसे 12 बनाना होगा, आसान है, वेरी गुड, 6 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत बढ़िया, 6H2O कर दो। इसे मुझे 6 बनाना है कार्बन को, मैं पहले यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने पहले किसको सेटिस्फाई किया, कार्बन और हाइड्रोजन को कर दिया। कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने, 6 कर दिया हमने, हाइड्रोजन के 12 कर दिया। अब बाकी जो बचा है वो देख लेते हैं, राइट? तो यहां हमने देखा 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। ऑक्सीजन देखते हैं हमारे पास कितने हैं। यहां मैं देखती हूँ 6 2 जा 12 और यहां मैं देखती हूँ 6,
तो 6 तो मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं, 6 टू 12 वाले सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ पे बस 6 लगा देना। इज इट क्लियर? बहुत आसान है ये तो। हमने क्या करना था, हमने किसी एक को देखना है। मैंने पहले देखा कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने इनको बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन को फिर मैंने बाद में कर लिया। आप पहले भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगता है। एक और रिएक्शन है हमारे पास, H2SO4 plus HI gives out H2S plus 4I2 plus 4H2O। ठीक है, बहुत बड़ी सी दिख रही है ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन देख लो या सल्फर देख लो, किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं, या आई को करना, आई को कर लो। 4 2 जा 8, कितना है? 4 2 जा 8 आए है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे यहाँ पर 8 लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो हमने आई को बैलेंस कर लिया सबसे पहले, इधर भी 8 और इधर भी 8। अब इसकी वजह से मेरे पास 8 हाइड्रोजन और 2 ये, कितने हो गए टोटल? 8 हाइड्रोजन हो गए मेरे पास, राइट। तो मुझे अभी यहाँ पे देखना 4 2 जा 8 ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन ये भी है, तो मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन भी कितने हैं? 10 इधर 10 इधर, राइट। अब क्या देखना है मुझे? ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, मेरा जब हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और तो कहीं है ही नहीं। सल्फर को तो हमने छेड़ा ही नहीं, एक सल्फर हमारा इधर है, एक सल्फर हमारा इधर है, बैलेंस हो गई। कितना आसान है बैलेंसिंग। तो आई होप आपको बैलेंसिंग अच्छे से आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूले। अब आपने देखा था मैंने फॉर्मूला बनाया था Na2O, मुझे कैसे पता? मैंने फॉर्मूला बनाया MgO, मैंने बनाया CaCO3, H2SO4। हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मैं जल्दी से समझा देती हूँ, एक बार देख लो जल्दी से। आपने पढ़ा है वैलेंसी के बारे में, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर हम आगे बढ़ते हैं 282, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। अब याद करो क्रिस क्रॉस मेथड, याद है? चलो अभी देखते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8 2 6। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या 6 होगी? नहीं, हमने पढ़ा है जिनकी आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डोनेट करते हैं और उनकी वैलेंसी एज इट इज सेम होती है, ठीक है, समझ आया। और जिनकी आउटर शेल में 5 6 7 आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और उनकी वैलेंसी 8 में से माइनस होती है। 5 माइनस 8, 6 माइनस 8, 7 माइनस 8। अगर मैं 6 को माइनस करती हूँ 8 में से तो आंसर आएगा 2, वो भी माइनस का 2, राइट। यहाँ पर हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं होता, आयनाइज करने में माइनस प्लस से मतलब होगा। यहाँ पर हमें देखना वैल्यू। तो अगर मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा MgO, राइट। एक और देखते हैं, सोडियम का देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, 281, 1 आउटर शेल में, तो सोडियम के नीचे क्या लिखना है? हमें 1 लिखना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी अभी हमने देखी कितनी होती है? 2 होती है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा Na2O, राइट। कितना आसान है। चलो H2SO4 का भी करके दिखाते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो वैलेंसी भी 1 है, सब जानते हैं। सल्फेट आयन आपने देखा होगा, SO4 2 नेगेटिव, ये याद करने के लिए बोला जाता था ना 9th में, इसीलिए बोलते थे। SO4 2 नेगेटिव है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। H2SO4, कितना आसान है। एक और देखते हैं, चलो HCl देखते हैं। HCl कैसे बना? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और Cl की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। फिर से वही Cl का याद रखना, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। 7 आपको पता है, माइनस करोगे अगर 8 में से तो आंसर आएगा 1। वैलेंसी कितनी होगी? 1। क्रिस क्रॉस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास HCl। चलिए सोडियम कार्बोनेट करके देखते हैं। Na है, Na की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट होता है बेटा फिर से CO3 2 नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 2। Na2CO3, Na2CO3, कितना आसान है। आपको बस याद रखना है, जो भी सल्फेट आयन में यहाँ लिख देती हूँ, सल्फेट आयन की वैलेंसी SO4 2 नेगेटिव, याद रखना है 2 लगाएंगे। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, फिर से याद रखना है 2 लगाएंगे, राइट। अगर सल्फेट और कार्बोनेट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अभी आगे एसिड बेस एंड सॉल्ट आने वाला है, ये चैप्टर भी आने वाला है, इसमें आगे पढ़ने वाले रिएक्शंस, तो उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। आपको ये 9th वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। क्रिस क्रॉस करने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना गलत कर देते हैं। लाइक कॉपर सल्फेट लिख रहे हैं, CuSO4 ना लिख के पता नहीं क्या ही लिख देंगे। कैसे पता चला मुझे? Cu की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी
सॉरी Cu की वैलेंसी यहाँ पे 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी यहाँ पे 2 है, कैंसिल आउट हुई तो आंसर आ गया हमारा CuSO4। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो CuCl2, तो अभी अभी मैंने बोला कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है ना, लिखा होता है ब्रैकेट में इस तरीके से, रोमन नंबर में लिखा होता है। कॉपर की वैलेंसी अगर 1 है और Cl की वैलेंसी 1 है तो CuCl बनता, लेकिन कॉपर की वैलेंसी अगर 2 है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा CuCl2। समझ आया? कॉपर की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। राइट, कितना आसान है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड का एक और फॉर्मूला भी हो जाता है, जब कॉपर की वैलेंसी हो 1 ऑक्सीजन की हो 2 तो बनेगा Cu2O, Cu2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है? सो हेयर हाउ टू चेक। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन लाने में या केमिकल रिएक्शन होने में क्या क्या चीजें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अभी अभी मैं लेकर आई थी कपूर, आप ट्राई मत करना, तो यहाँ पर आपको देख रहे थे हीट भी आ रही थी, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। तो ये सारे स्टेप को हम पढ़ने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का एवोल्यूशन होने वाला है। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। तो जैसे आपने देखा है ना, मेटल को जब हम एसिड में रखते हैं या एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, HCl से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। राइट, समझ आया? जिंक प्लस HCl, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। यहाँ पर बैलेंस करना है, बिल्कुल कर लेते भाई, 2 लगा दीजिए, 2 Cl 2 हाइड्रोजन 2 HCl। ठीक है, अभी रिएक्शन मेरी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड नहीं की। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको एक रिएक्शन को परफेक्ट लिखना है एग्जाम पर्पज से तो आप कैसे लिखेंगे? जिंक हमारा कैसा है? सॉलिड है, तो सॉलिड। HCl हमारा एक्वस है, तो AQ। ZnCl2 भी हमारा एक्वस एक सोल्यूशन है, तो AQ लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई H2, इसके पास लिखेंगे गैस। तो आपको पहले याद रखना है, रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको जो चीज सॉलिड होती है उसे सॉलिड लिखते हैं, अगर वाटर है तो लिक्विड लिखेंगे, अगर कोई चीज सोल्यूशन है तो उसे AQ लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, अगर कोई गैस है तो उसे G लिखेंगे। राइट, और अगर गैस है तो सिंबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, अगर प्रेसिपिटेट है तो सिंबल बनाएंगे ये वाला, और PPT भी लिख देते हैं। ये हो गई हमारी रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। हमें रिएक्शन में ही बता देना है कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज गैस है और कौन सी चीज सोल्यूशन है। तो हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं तो चांसेस हैं, मैंने ये नहीं बोला कि कंपलसरी है, तो चांसेस हैं कि हमारा क्या होगा, गैस का एवोल्यूशन होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ गैस एवोल्यूशन reaction is a chemical process that produces a gas such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen, etc. One example is the reaction between zinc and dilute sulfuric acid which produces hydrogen gas visible as bubble. अब हम जब रिएक्शन कर रहे हैं जिंक में, मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें छोटा सा जिंक का मॉलिक्यूल, वो जिंक डाल रखा है, ठीक है, मेटल, अब उसमें मैं एसिड मिक्स कर रही हूँ, वाइग्रेसी रिएक्शन होती है, बट एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम इतनी ज्यादा वाइग्रेस नहीं होगी। तो आप देखोगे कि छोटे छोटे बबल्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है ना, गैस बन रही है वहां पर, तो छोटे छोटे से बबल्स नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे हमें पता चला कि इस रिएक्शन के दौरान कुछ चेंज आया, वो चेंज है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बाकी आपका फेवरेट एग्जाम्पल है Fe और CuSO4 वाला, जहां पर आपको करना क्या, CuSO4 आप जानते हैं ब्लू कलर का होता है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख भी रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना, आयरन की नेल, बस आयरन की नेल को रख दो, कुछ समय बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। राइट, Fe क्या करेगा, क्योंकि Fe ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर को कहेगा भाई चल तेरा काम हो गया, अब बहुत हो गया, अब तुझे यहाँ से निकलना है, सल्फेट के साथ तो दोस्ती मेरी ही होगी। Fe क्या करेगा, सल्फेट से दोस्ती कर लेगा, और ऐसे में जब कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा तो कॉपर कैसे कलर का होता है, देखा है ना सबने, रेडिश ब्राउन जैसे कलर का होता है ना, तो कॉपर अलग हो गया, और जो सोल्यूशन था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर किसका होता है, FeSO4। पहले आप देख रहे हो सोल्यूशन ब्लू कलर का है, मतलब CuSO4 है। Fe ने जैसे ही आ गया, Fe जैसे ही आया ताकतवर इंसान,
ठीक है, वैसे ही इसने क्या बोला कि भाई निकलो कॉपर, आप निकलो, मुझे आने दो इधर, एफ इधर आ जाएगा, एफ जब इधर आएगा तो बनेगा FeSO4, और FeSO4 होता है ग्रीन कलर का। कॉपर नेल जो आपको दिख रही है वो कैसी हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी हमारा कौन सा है, चेंज इन कलर का है। बाकी एक और रिएक्शन होती है, आपने अपने घर में देखा होगा, जनरली मम्मी क्या करती है, हल्दी के दाग लग जाते हैं, साबुन से धो देती है, वहां पर हल्दी के दाग और डार्क हो जाते हैं, और ऐसे में आपको गुस्सा आ जाती है, मम्मी क्यों धो दिया आपने, और ज्यादा गंदा हो गया ये, अब तो मैं नहीं पहनने वाला या पहनने वाली। वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, आगे बात करने वाले इसके बारे में, पहले देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज तो देखो फिजिकल चेंज भी होता है, आप भी जानते हो कि भाई पानी को आपने लिया, फ्रिज कर दिया, स्टेट चेंज हो गई, पानी को लिया, बॉईल कर दिया, स्टीम बन गया, फिर से स्टेट चेंज हो गई। पर केमिकल रिएक्शन के दौरान भी स्टेट चेंज होती है, कैसे, आप जानते हो सबसे नॉर्मल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाली, याद करो, है ना, क्या बनाते हैं हम इसे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं 2H2O। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, बिल्कुल करना है, 2H2 लगा देते हैं, फिर से यहाँ लिखेंगे गैस, फिर से यहाँ लिखेंगे गैस, और यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड, क्योंकि ये वाटर है। इतना समझ आया यहाँ पे, कोई दिक्कत, एक बार पढ़ देते हैं। अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो चेंज है फिजिकल स्टेट का, वो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दे फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, अमोनिया जो है वो किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड से, और दोनों ही किस फॉर्म में, देखो गैस फॉर्म में, और क्या बनाते हैं, एक सॉलिड अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट NH4Cl। स्टेट चेंज हो गई ना, अमोनिया और HCl दोनों गैस फॉर्म में थे, अब क्या कन्वर्ट हो गया, सॉलिड। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, कोई लिक्विड ऐसे हीट करते हैं तो ये इवेपोरेट होता है, स्टीम बना रहा है। एक फिजिकल चेंज का मैं एग्जांपल नहीं बता रही, बस एक आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन कर रहे हैं, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम मतलब गैस में कन्वर्ट हो गया, तो केमिकल चेंज। ठीक है, लास्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अभी लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट में क्या है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, कुछ चीजें ना बैठ जाती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती है, और ऊपर लिक्विड दिख रहा होता है। जो लिक्विड दिखता है उसे कहते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो नहीं दिया है बट मैं आपको बता देती हूँ, इसको बोलते हैं। और ये जो बैठ गया इसको कहते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। इतना समझ आ गया। एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, जल्दी से देख लेते हैं क्या है। Precipitation reactions occur when two aqueous solution react to form an insoluble solid। अभी अभी बताया हमने, दो चीजों को हम मिलाकर, दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजों को हमने कंबाइन किया, इनमें रिएक्शन हुई और एक सब्सटेंस बना जो इनसॉल्युबल था। इस सॉलिड पार्ट को हमने क्या बोला, प्रेसिपिटेट। अ कॉमन एग्जांपल इज द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, silver nitrate and potassium chloride, which forms a white precipitate of silver chloride। तो silver chloride AgCl दिख रहा है, ये कैसा होता है, white PPT होता है, और आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, white PPT। AgCl जो है वो कैसे कलर का होता है, white PPT होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखो, लिख दो भाई, AgNO3 को किसके साथ कंबाइन कराना है, KCl के साथ कंबाइन कराना है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। और जब आप ऐसा करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो बनता है AgCl, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, बदले में क्या मिल जाएगा, KNO3 मिल जाएगा। बहुत आसान है, ये जो सॉलिडिफाइड सब्सटेंस देख रहे हैं वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। चलिए नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर दोनों टाइप का हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। अगर एक्सो है तो आपको पता चला ना, एक्सो मींस बाहर, एग्जिट कहते हैं ना, वैसे एक्सो मींस बाहर, बाहर हीट रिलीज हो रही है तो वो हो गई एक्सोथर्मिक। अगर हीट लीज आ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक। दो एग्जाम्पल लेंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत आसान है। जैसे आपने रिएक्शन पढ़ रखी है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हीट को दिया जाता है ना, रिएक्टेंट में हीट को रखा जाता है, कहते हैं ना विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट में कौन आ रहा है, रिएक्टेंट में कौन आ रहा है, रिएक्टेंट में आ रही है हमारे पास सनलाइट, और सनलाइट मतलब हीट, हाँ या ना, ठीक है मान लिया हमने। तो इसका मतलब कैसे है कि एंडोथर्मिक है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। 6CO2 प्लस, चलो हम वो वाली लिख देते हैं 6H2O वाली, मिलेगा क्या हमें, C6H12O6 N6O2।
समझ आया? यहाँ पर हीट कौन है? सनलाइट है एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गई एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक किसी का अपोजिट, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है ना। तो जब डीकम्पोजिशन होगा, या हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन ना कहकर हम बोल सकते हैं कि जब हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, C6H12O6 कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। तो यहां पर मिलती है हमें 6CO2 + 6H2O एंड देन एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। अब एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट की साइड है, एक्सोथर्मिक। जब भी कोई एनर्जी की फॉर्म, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, तो अगर आपको दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट की साइड है तो वो एक्सोथर्मिक है। अगर आप रिएक्टेंट की साइड ले रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा घर में कभी चूने को अगर भीगते देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा होगा, अगर जनरली ऐसा होता है चूने को पानी डालते हैं तो चूने में से क्या निकल रहा होता है? हीट निकल रही होती है और चूना खुद ही अपने आप गर्म हो जाता है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हमने देखा था जिंक वाला, अगर आपने लैब में टेस्ट किया होगा, जिंक को एसिड में मिक्स किया, अगर आपके स्कूल में कराया होगा तो आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब ना वो गर्म हो जाती है। तो कौन सी रिएक्शन होगी फिर से? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो में डिवाइडेड है, कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं और कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट देनी पड़ती है। तो केमिकल रिएक्शन कैन ईदर रिलीज हीट, अभी भी बताया, कैन ईदर रिलीज हीट और एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड। अभी अभी जस्ट मैंने बताया चूना लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस कर देगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, राइट, एंड रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। और क्या रिलीज करेगा? अमाउंट ऑफ हीट, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी जस्ट बताया चूने में क्या करना है? बस पानी डालना है, रिएक्शन अपने आप हो गई, ठीक है। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्विक लाइम होता है और इसको हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। अब जब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करा दो भाई, डिसोल्यूशन करा दो, है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस वेयर हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स कॉजिंग द सोल्यूशन टू बिकम कोल्ड। हीट क्या करेगा? जो भी सराउंडिंग की हीट है उसको ये एब्सॉर्ब करेगा और क्या कर देगा? कोल्ड कर देगा। NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, NH4OH बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन थोड़ी गड़बड़ होगी, मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एंडोथर्मिक हो गई, है ना। इन्होंने क्या किया भाई? हीट को सराउंडिंग से लिया, एब्सॉर्ब किया और क्या कर दिया? कूल बना दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंगल रिप्लेसमेंट का मतलब है वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और मैं पेन का कलर दूसरा ले लेती हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड कंबशन रिएक्शन। इसे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंबशन में भी हो रहा होगा, बाकी और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसे ये ना लिखकर आप लिख दीजिए सीधे सीधे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले नाम से समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन, इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अगर दूसरा नेम अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है वो, सिंथेसिस रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में आपको समझ आ रहा है हम दो चीजों को कंबाइन करने वाले हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करेंगे या सिंथेसाइज करेंगे कुछ, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। आपको एक तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताइए, H2 + O2 H2O, C + O2 CO2। तो ये सारे हमारे कौन से एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के।
तो जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है भाई, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, अभी भी बताया, टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। आपको बहुत आसान से पता होगा, ए प्लस बी बन जाएगा क्या, ए बी बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम, स्लेग लाइम के अंदर भी क्या हो रहा है, CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। तो ये दो चीजों का एग्जाम्पल हो गया, एक तो हो गया भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, दूसरा हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बाकी आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, C प्लस O2 कंबशन करेंगे तो बनेगा CO2। कोल को चलाते हैं, ये भी तो एग्जाम्पल हो गया भाई, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लॉट्स ऑफ हीट एंड लॉट्स ऑफ लाइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोयले को जलाते हैं ना तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, तो ये उसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा और कॉम्बिनेशन का भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था डिटेल में, एक बार जल्दी से हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एनर्जी फ्लो, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी, ये तो आप जानते हैं सारे लोग, अभी भी बताया। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इनटू द सराउंडिंग। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम दी सराउंडिंग, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा और वहां पर एनर्जी को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर चेंज। आपको पता है जब हम कंटेनर को देखेंगे एनर्जी रिलीज होगी तो कंटेनर तो गर्म होगा ही भाई, तो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस द रिएक्शन कंटेनर फील्स वार्म और हॉट। जो टेम्परेचर है जिसमें रिएक्शन आप कर रहे हो, जिस कंटेनर में कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, वार्म हो जाएगा और हॉट हो जाएगा। बट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, हीट को ले लिया गया, सारी हीट निकल गई, क्या हो गया, ठंडे पड़ गए ना, तो बस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, द रिएक्शन कंटेनर फील्स कोल्ड और कूल। कितना आसान है, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट। फिर एंथैल्पी में चेंज। अब आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बोला गया नेगेटिव होगी, डेल्टा H जो होगा लेस देन होगा 0 से, ठीक है, बिकॉज सिस्टम लूजेस एनर्जी। जब भी एनर्जी निकल रही है ना, आपसे कुछ चीज ले गई तो आपसे कुछ चीज ले ली जाए तो क्या होगा, आपके में से तो वो डिक्लाइन होगी ना, नेगेटिव हो गया आपके में से, तो बस एनर्जी वहां से निकल गई तो कैसी है, नेगेटिव। एनर्जी ऐड हो गई, आपको कुछ और मिल गया, मान लीजिए 3 गिफ्ट थे, 3 में से एक और गिफ्ट आपको मिल गया, प्लस हुआ ना, ऐड हुआ आपके पास, 3 में से एक ले लिया तो आपके पास क्या हुआ, माइनस हुआ ना, तो बस ऐसे याद रख लो। एक्सोथर्मिक में एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव, क्योंकि बाहर निकल रही है, आपसे ली जा रही है। एंडोथर्मिक में आपको दी जा रही है तो डेल्टा H हो जाएगा पॉजिटिव। इतना पूछा नहीं जाता, बस आप डिफरेंस में आप लिख सकते हो, सिर्फ इतना लिख दो, एनर्जी क्या है, नेगेटिव, एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। आपको पता है कि बॉन्ड टूटते और बनते हैं। जब मैंने मान लीजिए कार्बन से रिएक्शन कराई ऑक्सीजन की, तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए ये वाला लेते हैं CaO, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, प्लस H2O, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे ये दोनों बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया बॉन्ड बना, C प्लस O2 से CO2 बन रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। आपस में बॉन्ड टूटते हैं, आपस में बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड बाय फॉर्मिंग न्यू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जब न्यू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना, CaOH का होल ट्वाइस जब बना तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और वो कैसी थी, इन द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड इन द रिएक्टेंट। इसको तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी मैंने एनर्जी दी, पर बहुत कम दी, उससे ज्यादा एनर्जी तो इन्होंने रिलीज कर दी भाई, जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसका मतलब ये है कि हर रिएक्शन में कोई ना कोई एनर्जी तो मिलती है रिएक्टेंट को, अब वो कितनी मिल रही है ये तय करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर मान लीजिए एनर्जी ज्यादा मिल गई और प्रोडक्ट में एनर्जी इतनी रिलीज ही नहीं हुई तो उसका मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक। एनर्जी कम देनी पड़ी, उससे ज्यादा एनर्जी निकल गई, एक्सोथर्मिक। बहुत आसान सा, तो बस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक बॉन्ड इन द रिएक्टेंट इज ग्रेटर, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बॉन्ड टू ब्रेक, ठीक है। आपस में इनके कार्बन का कार्बन से खुद का बॉन्ड बन रहा होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा होगा, आपस में भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ गई। एंड द एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड इन द प्रोडक्ट्स आर लेस। अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट बना
और उसमें एनर्जी इतनी रिलीज ही नहीं हुई, तो उसका मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमने एनर्जी ज्यादा दे दी, बदले में हमें कम मिले। तो आप एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल के साथ ये सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के डिफरेंस में इनफ है। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल जरूर डाल देना, ठीक है। जल्दी जल्दी से आपको समझाया था मैंने, कभी भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होंगे कंपलसरी है, CO2 तो बनना ही बनना है, CO2 तो बनेगा ही बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आ गया फिर क्या होगा, कोई बात नहीं भाई, CO2 तो फिर भी बनेगा बनेगा। अब साथ में हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया तो वाटर तो बनेगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंसिंग है यहाँ पर ऑलरेडी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2O2 आपको दिख रहा है और 2H2O जल्दी से हो जाएगा, और लॉट्स ऑफ हीट क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जल्दी से आते हैं फिर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो एसिड और बेस के बीच में की जाती है, हमेशा रिलीज होती है हीट, ठीक है। HCl और NaOH कंबाइन होंगे तो बनेगा क्या, NaCl, और मिलेगी हमें क्या, वाटर मिलेगा और मिलेगी हमें हीट, ठीक है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेटा हीट रिलीज करती है, एक्सोथर्मिक है, बट बहुत स्लो प्रोसेस है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल याद रखना, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्विक लाइम एंड वाटर, बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया इसका, तो आपको CaO वही वाला है, CaO प्लस H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस एंड लॉट्स ऑफ हीट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस का भी बताया था। मेल्टिंग ऑफ आइस आप जानते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि जब तक आप हीट देंगे नहीं आइस को तब तक वो मेल्ट नहीं होगी और तब तक वो वाटर फॉर्म में नहीं आएगी। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हम। थर्मल डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है ना, आप हीट दे रहे हो, CaCO3 है, CaCO3 आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बदले में ये दे रहा है क्या, CaO एंड CO2 गैस, ठीक है, CaO एंड CO2 गैस। क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, ये आपको याद रखना है, ये कोल्ड पैक्स बड़े कमाल के होते हैं। कैसे, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को वाटर के साथ डिसॉल्व करना होता है, तो हमारे पास एक पैकेट आता है, उसको ऐसे हमें थोड़ा सा दबाना होता है, और दबाने के बाद हम देखते हैं कि जो पैकेट है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो सारा क्या हो गया, मिक्स हो गया, किसके साथ, एक सॉलिड के साथ, जिसे हम कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, और जितनी भी आसपास की हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद क्या इफेक्ट दे दिया, मैं कूलिंग इफेक्ट दे दिया। इनको हम कहते हैं इंस्टेंट कोल्ड पैक्स। होता क्या है, ये अमोनियम नाइट्रेट वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा वैसे ये क्या करेगा, आसपास की सारी हीट को ले लेगा और कूल कर देगा। जब भी कभी चोट लग जाती है तो इंस्टेंट कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, बर्निंग ऑफ कोल, इक्वेशन आपको दिख रही है, C+O2 बहुत आसान है, मैंने भी कराई थी, CO2 बनता है। तो यहाँ पर आपको बताया था कौन सी है, हीट इवॉल्व हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। जहां पर प्रोडक्ट में हीट आ गई समझ लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और आपको बताया था जब C यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी हम कर चुके हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। एक और है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ Cl2 गैस को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन बैलेंस भी और ये बनेगा AQ। अच्छा, गैस के फॉर्म में बनना है तो गैस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि HCl गैस में भी होता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डीकम्पोज मतलब कुछ ना कुछ टूटने वाला है, ठीक है। अभी हमने देखा था कंबाइन होंगे, दो चीजें जुड़ेंगी, अब यहाँ पे दो चीजों में टूटेगा कोई एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट, ठीक है, और क्या बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा। तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन, अभी भी बोला एक कंपाउंड, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में अगर टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज जस्ट अपोजिट टू द, किसके अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस, इट इज द अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इज यूजुअली एंडोथर्मिक, रिक्वायर्स एनर्जी। कोई चीज अपने आप तो नहीं टूट जाएगी भाई, उसे दर्शन थोड़ी हो रहा है, नहीं नहीं आज मुझे टूटना है, अभी हमें क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। तो जनरली ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और डीकम्पोजिशन में हीट
इन होती है, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ CaCO3 का डिकम्पोजिशन, तो एक तो बनेगा CaO और एक बनेगा CO2। अब देखो हमारी डेफिनेशन एप्लीकेबल है या नहीं। व्हेन वन सब्सटेंस डिवाइड या फिर ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा में, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक AB है और इसको A और B में तोड़ा गया है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, डिकम्पोजिशन का हो जाएगा। एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको CO, C+O में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो जा रही है। एक कंपाउंड रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने कार्बोनेट देखा था, एक हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन होगा बट बाय हीट होगा। कैसे होगा, बाय हीट। ठीक है, तो अभी अभी CaCO3 वाली मैंने आपको बताई थी ना, लाइमस्टोन वाली, उसमें हमने क्या किया था, हीट अप्लाई की थी, फिर क्या मिला था हमें, क्विक लाइम यानी कि CaO एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, एक एक्टिविटी है हीट ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। अभी भी आपको बताया था हमने थोड़ी देर पहले कि फेरस सल्फेट ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, जब आप इसको हीट देंगे तो ये आपका फेरस ऑक्साइड में और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी, आपके एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी गिवन है। द ग्रीन कलर फर्स्ट चेंजेस टू व्हाइट, पहले ग्रीन कलर किस में चेंज हुआ, व्हाइट में हुआ, एंड देन अ ब्राउन सॉलिड फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद ये पूरा कैसा बन गया, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑल्सो ऑब्जर्व, आप देख रहे हो ना, सल्फर भी बर्न हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है जो ये बताती है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, FeSO4 को हमें हीट कर देना है तो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोथ पर्पस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आता है ब्राउन फ्यूम्स का एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे दिया है मैंने ऑब्जर्वेशन में, ये भी एक एक्टिविटी में है, हीट व्हाइट लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्वेश्चन आ जाता है भाई। ठीक है, पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब में आपको हीट करना है बस, क्या होगा बेटा, लेड ऑक्साइड बनेगा एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएंगी। तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व एंड अ येलो रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो याद रखना है, जो ब्राउन फ्यूम्स निकल गई, जो ब्राउन ब्राउन निकल रहा है वो कौन है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। क्वेश्चन आता है ब्राउन फ्यूम्स कौन सी रिएक्शन में मिलती हैं और किसकी ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, हमें येलो रेजिड्यू मिलता है लेड ऑक्साइड का, येलो इन कलर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर कर हम डिकम्पोजिशन करेंगे। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी वही आएगा, वाटर। आपको क्या करना है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी, जहां पर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, H2 अलग एंड O2 अलग हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन तो हुआ पर किसकी हेल्प से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन आपको पहले समझाया था, ब्रेक डाउन है बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद द हेल्प ऑफ हीट था वो। ठीक है, तो इसलिए उसे थर्मल बोल रहे थे। आपको जो बताया वही वाली रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछ लिया जाता है कभी कभी, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलेंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव पर अट्रैक्ट होगी, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होगी। तो हमारा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो होता है हमारा कैथोड, हमें हाइड्रोजन मिलती है एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट एनोड। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब हमें अगर आना है फोटोलाइसिस, यानी कि सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन।
और सबसे पहला एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी, एग्जामिनर के दिमाग में भी, सबके दिमाग में यही आना चाहिए, सिल्वर। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन है? AgCl वाली। कौन सी रिएक्शन है? AgCl प्लस सनलाइट, ठीक है, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो होगा AgNCl2 गैस अलग, ठीक है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। तो AgCl व्हाइट सॉलिड होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में, ठीक है। प्लेस व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन अ वॉच ग्लास एंड एक्सपोज इट टू सनलाइट। आपको क्या करना है? वॉच ग्लास में सिल्वर क्लोराइड को रखना है सनलाइट के पास। आप देखेंगे धीरे धीरे जो क्लोरीन गैस होगी वो तो इवॉल्व होकर बाहर हो गई होगी और आपके पास जो रेजिड्यू बचा होगा वो सिल्वर होगा जो कि ग्रे कलर का हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है, कलर पूछ लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या एप्लीकेशन है, एक आता है AgBr का। AgBr को अगर सनलाइट में रख दोगे फिर से Ag अलग Br2 अलग हो जाएगा और इसका इस्तेमाल हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो किसकी तरह वर्क करेगा? जिसमें वर्क किया जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन एप्लीकेबल है, कौन सा सब्सटेंस एप्लीकेबल है और क्या होता है, ये क्वेश्चन इसी वाले में, ठीक है। इसका आंसर यही है AgBr को क्या करना है? हीट प्रोवाइड करनी है, मतलब हीट तो नहीं, सनलाइट प्रोवाइड करनी है और सनलाइट प्रोवाइड करने पर Ag अलग डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैंने बताया था एक मजबूत इंसान है भाई, एक ताकतवर बच्चा है, वो आसानी से हल्के फुल्के इंसान को हटा देता है, कहता भाई हट यहाँ से। क्यों? क्योंकि भाई मुझे यहाँ बैठना है, मेरा मन है। अब बेचारा वो इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। ऐसा ही कुछ एलिमेंट में होता है, एलिमेंट जो ज्यादा पावरफुल है यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा देता है, कहता भाई हट जाओ, मुझे यहाँ पर बैठना है, मुझे यहाँ पर आना है। तो उसकी एक ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो इससे आपको बस इतने ही आपके 10th में आपको यही याद रखने हैं, पोटेशियम फॉर कैटरीना, सोडियम फॉर ने, कार मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल्टो मीन्स है यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिन मतलब जिंक, फेरारी मतलब Fe, लेड, फिर भी हाई मतलब H मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेंगे। अब ये हो गए लीस्ट रिएक्टिव, वेरी वेरी लीस्ट रिएक्टिव, जो ना ही एसिड से रिएक्ट करते हैं ना ही इजीली वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड लास्ट अगर और जानना है तो होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम इज वेरी 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 लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, आप आसानी से कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, Al2SO4 का होल थ्राइज है, ठीक है, और मैंने आपको दिया Fe। आपको पता है ऑल्टो से नीचे आ रही है फरारी, ठीक है। इसका मतलब है जो Fe है, ऐसे जा रहे हैं हम तो मेटल की रिएक्टिविटी में सीरीज में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो Fe कम रिएक्टिव है, क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी? तो आपका आंसर है नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन कराती हूँ, सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराती हूँ पोटेशियम से, क्योंकि पोटेशियम ऊपर है, टॉप पर है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसका मतलब है इसे डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा K2O, ठीक है, एंड सोडियम अलग हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई तो आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते इस वाले टॉपिक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैंने इसकी इमेज दिखाई थी अभी आपको, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, जल्दी से कर लेते हैं। होता क्या है? Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बन जाएगा, NCu, कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर का अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक आपको पता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, अभी अभी हमने देखा भी है। देखिए कॉपर कहाँ बेचारा आता है और जिंक देखिए, ठीक है। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। Zn प्लस CuSO4 अगर लेते हैं तो बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। जिंक इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये भी हमें आगे आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉपर सल्फेट कितने बार बताया, ब्लू कलर का होता है, एंड जिंक सल्फेट आपको पता होना चाहिए कलरलेस, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आ जाता है जिंक सल्फेट का कलर क्या है, ब्लैक है, ब्राउन है, या व्हाइट है, या कलरलेस है, या नन ऑफ द अबव, ऐसे भी आ जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की। तो कॉपर है और सिल्वर है, अभी अभी आपको बताया था कॉपर सिल्वर या कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ठीक है।
आप देखे हो कि सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ पर AgNO3 जो है, कॉपर भाई रिएक्टिव है, कॉपर आएगा Ag के पास, बोलेगा भाई हटो, Ag को हटना पड़ जाएगा। क्यों हटना पड़ जाएगा? Ag कम रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर ज्यादा पावरफुल है और Ag को आसानी से उसकी जगह से हटाकर खुद जगह ले लेगा और बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और Ag देखो अलग हो गया बेचारा। तो AgNO3 हमारा फिर से याद रखना है कलरलेस होता है, और कॉपर नाइट्रेट हमारा कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, कलर पूछ लेते हैं। बाद में आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपने देखा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब हम जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। आपको पता है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, बहुत ईजी सा है। एक मान लीजिए बस में या फिर कहीं भी कोई ट्रैवल कर रहा है और विंडो सीट पे बैठा है, आप उससे बोलते हैं कि आप मेरी जगह पर आ जाओ, मुझे विंडो सीट दे दो। तो एक्सचेंज किया ना दो लोगों ने, जहां पर दो कंपाउंड्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले, इसी को हम कह देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान है। अ रिएक्शन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल एनालॉजी क्या है? टू पेयर्स है, मान लीजिए कोई डांसर्स है, स्वाइपिंग देयर पार्टनर्स, इससे भी याद कर सकते हो। AB प्लस CD, अब पार्टनर किसका चेंज हो रहा है? A का, तो A का पार्टनर C के पार्टनर से मैच कर रहा है, AD, एंड B का पार्टनर दूसरे के पार्टनर से, मतलब C से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ने एक्सचेंज किया, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी एग्जाम में आती है, BSO4 वाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने वाली रिएक्शन। होता क्या है? सोडियम सल्फेट Ne2SO4, फॉर्मूला भी सिखाया था। Na की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2, Na2SO4 बन गया हमारा फॉर्मूला। तो जब सोडियम सल्फेट को BaCl2 से, बेरियम 2 वैलेंसी होती है, Cl की होती है 1, BaCl2 से जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है BaSO4 and 2NaCl। जो BaSO4 है वो बैठ जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, इनसॉल्युबल होता है, और इसी को हम कह देते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है, समझ आया अपना? उसके बाद जो था एक्वस सॉल्यूशन, वो था हमारे पास NaCl का, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना है, अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इनसॉल्युबल सॉलिड। हमने बात की थी प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जो रिएक्शन हुई उसको हमने बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर आता है। उससे पहले भी हमने पढ़ा था, ये वाला दोबारा से आगे देखो, लेड नाइट्रेट वाला, PbI2 का हमें क्या मिला था? येलो प्रेसिपिटेट। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। लेड नाइट्राइड को हमें किससे मिक्स करना है? पोटेशियम आयोडाइड से मिक्स करना है, तो बनता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर PbI का हमें क्या मिला है? प्रेसिपिटेट मिला है। क्वेश्चन आता है ये प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है? आपको देना आंसर येलो कलर का। ठीक है, लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका, बिटवीन एन एसिड एंड बेस बताया था मैंने आपको, HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा? एक्सचेंज हो रहा है ना, तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल देखो, एक्सचेंज का भी हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी हो रहा है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर K के साथ आ जाएगा नाइट्रेट और Pb के साथ आ जाएगा I। सेम यहाँ पर हुआ है, H के साथ आ गया OH, सॉरी हाँ, H के साथ आ गया OH वाटर, एंड N के साथ आ गया Cl, NaCl। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, अभी बताया साथ में होना है क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स। तो पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत आसान है, एडिंग या गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। रिमूव किसको करना है हमें? हाइड्रोजन को करना है, रिमूव करना है हमें हाइड्रोजन को। रिडक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में उल्टा अपोजिट होगा, जस्ट यहाँ पर ऐड कर रहे थे ना, यहाँ होगा लॉस ऑफ या रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन। मान लीजिए ZnO है, कोई रिएक्शन करा रहे हैं हम किसी से, ठीक है, तो Zn जो है, जिंक जो है, वो ऑक्सीजन देने वाला है अपना, ठीक है, जिंक अपना टूटने वाला है। मान लीजिए हम जिंक से रिएक्टिव है Na से करा देते हैं, ठीक है, Na2O बन जाएगा, बैलेंस कर लेंगे वो तो, ठीक है, Na2O बन गया और जिंक अलग हो गया, ठीक है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ? यहां पर हुआ, तो यहां क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ है? देखो यहां पर हुआ है, इसे हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। जिसने ऑक्सीजन दिया, जिसने ऑक्सीजन दिया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आसान है या नहीं है? बहुत आसान है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जो जो रिडक्शन करता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे द सब्सटेंस दैट रिमूव्स ऑक्सीजन और गिव्स हाइड्रोजन, जो रिमूव कर ले किसी से ऑक्सीजन, कर ली ना, या फिर बदले में क्या दे दे? हाइड्रोजन दे दे, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा देख लेते हैं एक बार, इरेजर से रफ करते हैं थोड़ा जल्दी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, A+B, तो यहाँ पर जो B है नेगेटिव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, प्लस आ रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो क्या है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। अभी अभी जस्ट बताया, इन्होंने लिए तो फिर ये गेन किया इन्होंने, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन, ठीक है, इस तरीके से भी याद रखते हैं। और यहां से रिमूव हुए हैं, इसे बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीडेशन। देखो एक चीज और है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इतना आपके में है नहीं अभी, थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखी थी जिंक वाली, वही कर लेते हैं, ZnO प्लस सोडियम, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। Zn अलग हो जाएगा और Na2O अलग हो जाएगा। ये 11th-12th का पार्ट होता है वैसे, बट थोड़ा सा आप जानते हो इसलिए बता देते हैं। जिंक की वैलेंसी यहाँ पर +2 है और इसकी क्या है? -2। आप जानते हैं वैलेंसी। तो सोडियम क्योंकि अपनी कौन सी स्टेट में? अपनी एलिमेंटल स्टेट में, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी होगी 0, ठीक है। जब सोडियम इधर जाएगा, ठीक है, जब सोडियम इधर जाएगा और किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। 2 सोडियम है तो क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी, क्योंकि 2 सोडियम है, वैसे क्या होती है? +1 होती है। ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पर? -2, तो 0 से बढ़ गई +1। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। क्या होता है? ऑक्सीडेशन अप्लाई हुआ। दूसरा हमारा क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, तभी तो सोडियम प्लस हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ है। 2 सोडियम और यहाँ पर O2 नेगेटिव। हमारी दूसरी वाली डेफिनेशन भी अप्लाई हो गई। तीसरी आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी अप्लाई हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीडेशन किस में होगा? सोडियम में हो रहा है। अब इसके अपोजिट देखते हैं, जिंक में से क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ, बिल्कुल, +2 से इसकी वैलेंसी देखो फिर से 0 हो गई, क्योंकि अपनी एलिमेंटल सिंगल फॉर्म में दिख रहा है ना, ये अपनी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अभी सिंगल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी? इसकी वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी 0, तो घट गई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो लिखा हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो वहां पर होता है रिडक्शन। एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पर सारी डेफिनेशन इस पर अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। मैंने आपको बताया था जिसमें रिडक्शन होता है, जिसमें रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन देता है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ आया। और जब हम इसकी बात करते हैं सोडियम की, तो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन लिया है, जो ऑक्सीजन को लेगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसमें खुद में ऑक्सीडेशन हुआ है, अपोजिट है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है
वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत आसान है रिडॉक्स। तो जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं वहां बन जाता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हो 2CuO, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक ही है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं जल्दी से। जब कॉपर, कॉपर हमारा क्या है, 0 है, यहाँ कॉपर हुआ +2, ठीक है, ये हमारा 0 है और ये हुआ हमारा -2। बहुत आसानी से देखेंगे, कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0 से क्या हो गया +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी दिख रहा है हमें, एक और हमें दिख रहा है क्या, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, देखो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कमी हुई। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन में देखो 0 से -2 हुआ, तो पहला यहाँ पर -2 हो रहा है, घट रहा है ना। तो जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने पर क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है वो इससे -2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होता है, रिडक्शन। एप्लीकेबल हो गया हमारे लिए, जल्दी से देख लेते हैं। पास यहाँ पर हीट कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश, ठीक है, इट टर्न्स ब्लैक। क्वेश्चन आता है CuO कैसे कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। तो जब हीट पास की जाती है कॉपर में, तो जनरली जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो जब हम ऑक्सीडेशन में देख रहे हैं, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया और बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब है ये कौन सा पार्ट है, ऑक्सीडेशन का पार्ट है। अगर इसी में हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए, है ना, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो CuO प्लस H2 मिलकर क्या बनाते हैं, Cu प्लस H2O। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, यहाँ पर +2 था, बिल्कुल, कॉपर से कॉपर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, +2 से 0 हो गया, तो घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो गया इधर। और आपको दिख भी रहा है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, जहां से ऑक्सीजन हट जाए रिडक्शन है, रिडक्शन हो गया। और जहां पर एडिंग हो जाए ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। तो इस वाली रेशन में आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई बता रहे सेकेंड रिएक्शन में कॉपर is losing oxygen so it is reduced and hydrogen is gaining oxygen so it is oxidized. So CuO, अब CuO में रिडक्शन हो रहा था, तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस एग्जाम में एक क्वेश्चन या केस स्टडी आ जाएगी जिसमें आपसे यही पूछेगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। बस ये 4 चीजें आ जाएंगी, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले आप जानते हैं कोरोजन। आपको पता है कि जब आयरन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन सब कंबाइन होगी, तो क्या होगा, रस्ट लगेगा, ठीक है, और जो मेटल है वो कोरोड हो जाएगी। तो द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, स्लो डिग्रेड हो रही है, मेटल डिग्रेड मतलब समझ रहे हैं, टूट रही, डिकम्पोज हो रही है, ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, किसकी वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रही है, मॉइस्चर की वजह से हो रही है, या कुछ केमिकल्स की वजह से हो रही है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है। तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विच इज रस्ट, क्या बनाती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना बेटा शुरू में, कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है। वैसे ही Fe की वैलेंसी 3 भी होती है और Fe की वैलेंसी 2 भी होती है। यहाँ पर कौन सा वर्क कर रहा है, Fe की वैलेंसी 3 वाला। जब Fe कंबाइन होगा O2 के साथ, साथ में कुछ N या फिर XH2O, पता नहीं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है पर हैं, कुछ तो हैं। तो जब कंबाइन होगा तो बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O, और ये है रस्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है, Fe रिएक्ट कर रहा है,
प्लस 3O2 एंड देन XH2O। ठीक है, समझ आ गया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आयरन कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन जैसा होता है। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कोरोजन किसी भी मेटल पर हो सकता है। बाकी आपको जो अभी इस चैप्टर में पढ़ना है वो मेन पढ़ना है आपको आयरन का कोरोजन। ठीक है, बाकी जिंक का भी सॉरी कॉपर का भी कोरोजन होता है। कॉपर का कोरोजन में क्या होता है, कॉपर बेसिक कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि CuOH का होल ट्वाइस CuCO3। ये कैसे कलर का होता है, ये होता है मेलेसाइड ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर जैसा होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी अपना इतना समझ लो कि जो रस्ट है वो किसका बात हो रही है, आयरन की। आयरन के लिए रस्ट बोलते हैं। बाकी कोरोजन हम मेटल में किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो मेटल कोरोड होती है, राइट। सिल्वर के लिए हम टार्निश वर्ड यूज करते हैं, सिल्वर भी कोरोड हो जाती है, टार्निश हो जाती है, वैसे तो कोरोड नहीं होती है। टार्निशिंग मतलब किससे होती है, सल्फर से होती है। जब सल्फर रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। आप देखते हैं ना कि घर में जब खाना बनाते हैं गर्मियों में तो बाहर रख देते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन है या एयर है खाने से रिएक्ट करने लगती है और ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, फैट्स का और ऑयल्स का, जो भी फूड में, और मेकिंग दैम स्मेल एंड टेस्ट अनप्लीजेंट। और जब आप उसको खाते हैं तो वो गंदा टेस्ट देने लगता है ना, ऐसा लगता है खराब हो गया है खाना। तो वो इसी वजह से होता है, रेंसिडिटी की वजह से होता है। क्या है कि जब भी आपने फूड बनाया है, जो खाना बनाया है, सर्दियां नहीं है गर्मियां हैं, और बाहर ही रख दिया, फ्रिज में कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका खाना खराब होने लगता है, रेंसिडिटी होने लगती है उसमें। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोबियल है, माइक्रोबियल एक्शन है वो बढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फाल स्मेल आती है और टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बनाना, ये फोटोज आप देख रहे हो खराब हो जा रही हैं सारी चीजें ना। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। आप जो चिप्स का पैकेट खाते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, गलती से भी मत भर देना कि ऑक्सीजन है, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जो कि रिएक्टिव नहीं होती, और जिससे क्या नहीं होगा, वो एयर के कॉन्टेक्ट में चिप्स मिलेंगे नहीं या कोई फूड प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, और उसमें रेंसिडिटी होगी नहीं। बाकी आप जानते हैं कूलिंग इफेक्ट, मतलब रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हीटिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं, किसी चीज को बॉईल, जैसे आप मिल्क को बॉईल कर कर उसे बचा सकते हैं फॉर रेंसिडिटी। ठीक है, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में भी सामान रखेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कहते हैं ना नमी आ गई है, आपने खोल दिया होगा डब्बा, सील गया है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर होगा तो उसमें ऑक्सीजन जाएगी नहीं। अगर आपने गलती से खोला तो ऑक्सीजन चली जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें आपको समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पर कुछ एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया है, इधर कंटेनर है, इधर रेफ्रिजरेटर है, इधर ये नाइट्रोजन गैस। बाकी आपको मैंने बताया, साथ ही साथ आप बॉइलिंग कर कर या हीटिंग इफेक्ट देकर भी क्या कर सकते हैं, चीजों को बचा सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।